हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स आपको पता है कोई भी केमिकल है वो किससे बना है? मॉलिक्यूल्स, या और हम उसका स्मॉलर बोलें तो एटम्स, है ना। अब हम बायो में बात कर रहे हैं, बायोलॉजी में, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, केमिकल्स प्रेजेंट हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी को केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ केमिकल्स हमारे अंदर आते जाते हैं। तो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन है, सेल्स बने हैं, टिश्यूज़ बने हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट हैं लिविंग के लिए? ठीक है, तो ये सब इनके बारे में हम सीखेंगे। और साइंटिस्ट ने बहुत सालों में रिसर्च करके ढूंढा हुआ है कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके, पीछे हमने सेल मेम्ब्रेन का देखा, सेल वॉल देखा, तो बहुत सारे केमिकल्स के नाम आपने सीखे, किस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, सेल वॉल के बारे में बात करें तो, है ना। तो आज इनके बारे में और डिटेल में, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एक्चुअली किससे बने हैं? केमिकल से ही बने हैं। कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड्स, बहुत सारे एलिमेंट्स कंपाउंड से मिलकर बने, है ना। बट उनका अंदर ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है, कुछ है कि वो लिविंग है, उनके कॉम्बिनेशन से सेल जिंदा होता है। ये सीक्रेट अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया, है ना। चलिए, मेन केमिकल क्या क्या हमारे अंदर हमको मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 मेजर है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अर्थ पे भी ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो देखते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट हैं केमिकल्स, वही लगभग हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट हैं। ऑलमोस्ट रेशो भी सेम सेम सी है, ठीक है। कुछ कम अमाउंट में होते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट। मिनरल्स लेते हैं ना हम, विटामिन एंड मिनरल्स, वो कम केमिकल में बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ज़्यादा, उसी के बारे में, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता कैसे लगाया है कि हमारी बॉडी की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉम्पोजिशन कैसी है, कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। उन्होंने उसके लिए क्या करा, कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, कोई भी हो सकता है, एनिमल टिश्यू भी हो सकता है, प्लांट टिश्यू भी लिया, और उसको ग्राइंड कर दिया, उसका कचूमर बना दिया, और उसमें साथ में क्या डाला? एसिटिक एसिड, ठीक है। उसकी चटनी बन गई। अब फिर उसको छान दिया, स्ट्रेन कर दिया कपड़े से। उसको छानने के बाद कुछ छन के नीचे आ गया लिक्विड, और कुछ सॉलिड चीज़ ऊपर है ना। तो फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया, ठीक है। तो एसिड डाला था, पानी नहीं डाला, एसिड डाला। तो जो एसिड में घुलने वाली चीज़ें थी घुल गई, यानी जो नीचे निकल गया एसिड सॉल्युबल, और जो ऊपर रह गया एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। तो उसमें जब फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सॉल्युबल पूल, जो नीचे मिल गया उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको मिली, ठीक है। ऊपर भी नीचे भी एसिड सॉल्युबल में भी हैं और एसिड इनसॉल्युबल में भी उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। और फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको चेक करने की कोशिश करी कि क्या क्या है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक टेबल कंपैरिजन के लिए बनाया गया कि अर्थ की सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट पे क्या प्रेजेंट है, और ह्यूमन बॉडी में मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका कितना परसेंटेज है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा, देन कार्बन है ना, नाइट्रोजन है, उसके बाद नीचे देखो कैल्शियम है, और हाइड्रोजन, ठीक है। और कुछ कुछ इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, ये रफली उन्होंने देखा कि क्या क्या कितना होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने दूसरे तरीके से यूज़ करने की कोशिश करी, पता लगाने की कि कौन से मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। दूसरा तरीका उन्होंने क्या यूज़ करा, किसी और लोगों ने जो भी करा,
उन्होंने कहा हमें पता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कहते हैं कि पानी होता है ना, कितना 70% है ना। तो अगर हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी टिश्यू को ड्राई कर दिया, सूख गया, तो उसमें से पानी लगभग निकल गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, पानी इवेपोरेट होने के बाद अब वो क्या बचा, ड्राई वेट। ठीक है, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सारा पानी निकाल देते हैं, ठीक है, तो अब जो बच गया उसमें पानी नहीं है ना, ड्राई हो गया ना, तो उसका वेट बहुत कम हो गया। अब उसको जला दिया। ओके, उसको पूरा अच्छे से जला दो। किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो हम कहते हैं उसमें से हर चीज़ के अंदर नॉर्मली कार्बन प्रेजेंट है ना, धुआं निकलता है, कौन सी गैस होती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, वाटर वेपर्स निकल गए, उसके बाद नीचे क्या बचा, थोड़ा सा ऐश, राख बच गई। ठीक है, अब उस राख को जब चेक करा कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो उसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स उनको मिले, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, कई चीज़ें मिली। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये जो एसिड वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें भी मिला और इस तरीके से भी, तो दोनों तरीके से वही मेन चीज़ें मिली। ठीक है, देखो ये इन्होंने दे रखा है लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर। ठीक है, और कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल दे रखे हैं आपको कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सेल्स में, टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ही, क्लोरीन और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इनको हमको स्टडी करने के लिए, एक तो हमने इनको क्या बोला, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चीज़ें मिल रही हैं बायोमोलिक्यूल्स, अब उनको स्टडी करने के लिए कि अलग अलग कैटेगरी कौन कौन से ग्रुप में वो हमें चीज़ अवेलेबल है, उसके बारे में जब देखना है। ठीक है, तो अभी ज़रा हम ये क्या करेंगे बेटा, 2-3 पेजेस स्किप करेंगे, उसको हम बाद में रीड करेंगे। यहाँ पर आ जाओ आप, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है वो पता चल गया। उसके बाद जब और स्टडी करा तो उसका वेट वगैरह वो सब चीज़ें देखा, तो पता चला कि जो एसिड सॉल्युबल में हमें केमिकल्स मिले थे उनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन्स है। ठीक है, ये किस में है, एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल के अंदर। और दूसरा है एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल में सिर्फ 4 ही चीज़ें मिली, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। ठीक है, और इनका वेट था 10,000 डाल्टन या उससे ऊपर। ओके, तो एसिड सॉल्युबल एक ग्रुप हो गया और एक हो गया एसिड इनसॉल्युबल। ठीक है, एसिड सॉल्युबल का वेट है कम, 800 डाल्टन से कम, और यहाँ पर है 1000 डाल्टन या उससे ज़्यादा, 10,000 या उससे ऊपर। ठीक है, तो जिनका कम वेट वाली चीज़ है उनको नाम दिया गया कि वो छोटी चीज़ें हैं, कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और जो बड़ी वाली थी उनको बोल दिया मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। सो माइक्रोमोलिक्यूल यानी छोटे वाले और मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े वाले। तो 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स मिले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, बाकी सब चीज़ क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, अच्छा एक चीज़ और याद रखनी है कि धीरे धीरे और जब रिसर्च हुई तो देखा, पता चला कि लिपिड्स जो थे, जो अभी तक हम मैक्रोमोलिक्यूल में डाल रहे थे, पता चला कि उसका वेट तो कम है, उसका वेट 800 डाल्टन से कम है, बट वो एसिड इनसॉल्युबल है। ठीक है, और क्योंकि लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट लिपिड का है, तो जब वो सेल को क्रश करा, जल, है ना,
तो क्रश करके जब उसको फ़िल्टर करते हैं तो वो एसिड सॉल्युबल में नहीं, इनसॉल्युबल में, यानी ऊपर जो वेस्ट जैसा रह जाता है सॉलिड पार्ट, वहाँ पर मिलता है हमें। ठीक है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सेल में, इस वजह से वो हमें मेजर फॉर्म में नज़र आया। बट स्टिल क्योंकि वो टिश्यूज़ का, सेल्स का एक मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए उसको मैक्रोमोलिक्यूल ही कहा जाता है। बट वेट वाइज अगर देखें तो उसका वेट 800 डाल्टन से कम रहता है। ओके, एक ही एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक टर्म ये देख लीजिए बेटा, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? रिएक्शंस। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में सरवाइव करने के लिए कंटिन्यूसली कोई ना कोई रिएक्शंस चल रहे हैं। हम चाहे उसे रेस्पिरेशन कहें, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो ऑक्सीजन अंदर जाके चेंज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो कोई रिएक्शन तो हो रहा है ना। डाइजेशन, हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट होके छोटे पार्ट्स में बना, उससे एनर्जी फॉर्म हो रही है, एटीपी बन रहा है, कुछ ना कुछ कंटिन्यूस बॉडी में होता रहता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हमारा चलता रहता है। तो मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं या बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये चार जो मेन चीज़ें हैं, मेन जो ज़रूरत ज़्यादातर बनती हैं और हम यूज़ करते हैं, जैसे हम फूड कंपोनेंट्स की भी बात करते हैं, तो आप क्या खा रहे हो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, है ना। तो यही सब चीज़ें ये कहलाती हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जो कम अमाउंट में बनती हैं प्लांट्स में ज़्यादातर, और थोड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बनती हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं? यही सारी चीज़ें जो मेन हमारी बनती हैं, अमीनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन, शुगर, लिपिड्स, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। और प्लांट्स के अंदर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा एल्कलॉइड्स, रबर, ऑयल, पिगमेंट्स, गम्स, ये सब चीज़ें हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये याद रखना है। अब इस चैप्टर में जो हमें मेन पढ़ना है, हमें मॉलिक्यूल्स कौन से पढ़ने हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, बॉडी जिससे बनी है, सेल्स जिनसे बने हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स यानी अमीनो एसिड्स। ठीक है, अभी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे ना, ये सारे क्या हैं? एक तरीके से चेन्स हैं, पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर मतलब किसी एक मॉलिक्यूल की बहुत बारी आपस में जुड़ जाना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? बहुलक। पॉलीमर को बोलते हैं ना बहुलक। ठीक है, तो अभी ये पहला हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये एक पॉलीमर है, चेन है, किसकी? बहुत सारे क्या जुड़े हुए हैं इसमें? अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी बोल सकते हैं। तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोटीन इज़ द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, या इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स, अब वो जो चेन है, आपने एल्केन, एल्कीन, ये सब चेन बनानी सीखी है ना, तो सीधी सीधी भी होती हैं और किसी किसी में ब्रांच भी निकली होती है ना। तो इसमें भी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, रिंग वाली नहीं है बनती, इसमें लीनियर रहती है। ठीक है, लीनियर मतलब स्ट्रेट, सर्कल नहीं बनेगा, साइक्लिक नहीं बनेगी। अमीनो एसिड की चेन है, और जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़े होंगे। अब जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है ना, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? तो आपको याद रखना है कौन सी बॉन्डिंग है? पेप्टाइड। ठीक है,
अमीनो एसिड्स आपस में बीच में जो जुड़े, तो बॉन्ड का नाम कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के अमीनो एसिड्स नोन हैं। अब प्रोटीन बनाने के लिए 1 2 3 4 कितने भी टाइप के अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बस चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है। ठीक है। अगर एक ही अमीनो एसिड कंटिन्यूस पूरी चेन में हो तो क्या होगा? होमोपॉलीमर। और अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर। ठीक है। किसी भी पॉलीमर में अगर केवल एक ही मॉलिक्यूल बार बार जुड़ गया तो वो होता है होमोपॉलीमर। और अगर डिफरेंट चीज़ें जुड़ रही है के चेन बन रही है तो हेट्रोपॉलीमर। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। ओके। होमोपॉलीमर नहीं है, हेट्रोपॉलीमर है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं। ओके। ये यहाँ पे देखो आपको 3-4 अमीनो एसिड के नाम दिखाए हुए हैं। एलेनिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये सब एग्जांपल्स हैं। 2-3 याद कर लेना अमीनो एसिड्स के एग्जांपल। ओके। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स को हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन लेते हैं ना, तो वो सभी अमीनो एसिड सभी प्रोटीन हमें खाने से मिलते हैं या नहीं मिलते? कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अमीनो एसिड्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, यानी कि वो हम बाहर से ना भी लें तो चलेगा, हमारी बॉडी खुद बना लेगी, तो वो बाहर से लेना ज़रूरी नहीं है, तो वो हो गए नॉन एसेंशियल। लेकिन जो प्रोटीन हमारी बॉडी बाहर से नहीं बना सकती, जो अमीनो एसिड बाहर से हमें चाहिए ही चाहिए, हमारे खाने में होने ही चाहिए, है ना, वो हो गए एसेंशियल, हमें उन्हें लेना ज़रूरी है, एसेंशियल। ओके। तो जो हमारी डाइट में होने चाहिए दे आर एसेंशियल, और जो नहीं हो, जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, वो नॉन एसेंशियल। ठीक है। अब प्रोटीन का फंक्शन, प्रोटीन का काम क्या है? बहुत सारे काम है प्रोटीन के। ट्रांसपोर्ट करना, सेल मेम्ब्रेन बनाना, एंटीबॉडीज़ जो लड़ाई करते हैं हमारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं, इम्यूनिटी जो है हमारी। ठीक है। यानी बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको करवाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। तो बहुत सारे काम है प्रोटीन के। ठीक है। एग्जाम्पल ये देखो, ये पूरा ये अपने टेबल करना है लर्न। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको प्रोटीन के नाम और उनके काम। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, एक ये बेटा याद रखना, कोलाजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट इन द एनिमल वर्ल्ड। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर आपसे पूछें कि एनिमल्स में कौन सा प्रोटीन है सबसे ज़्यादा, ये है कोलाजन। ओके। और पूरे बायोस्फीयर में, पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है? रूबिस्को। ओके। ये दोनों याद रखने अपने। एनिमल में पूछेंगे तो कोलाजन, और पूरे बायोस्फीयर में पूछेंगे तो रूबिस्को। ओके। समझ आ गया? अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अभी हमने बताया था
क्या है, चेन है, पॉलीमर है, और अलग अलग अमीनो एसिड से बनती है, हेट्रोपॉलीमर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमें कैसा दिखाई देता है, ये फिज़िक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, इन बातों को छोड़ो, आप मेन पॉइंट पे रहो। ठीक है, हमें जो स्ट्रक्चर दिखाना है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल्स का है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज़ द पोजिशनल विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड सेकेंड। अगर हम पूरी उसकी चेन की बात करें कि पहले कौन सा अमीनो एसिड आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, तो ये है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर, प्राइमरी। ठीक है, ओके, लाइन वाइज हमने पूरा डिसाइड कर लिया कौन कौन सा आएगा। ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसको हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहते हैं, और जो लास्ट होता है उसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन हमने अभी सीधा सीधा सोचा